Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 324 जैकी किसका बेटा है, मोक्ष का पता। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी ईशानी इस वक्त लैंड हुई थी। अब तक शाम हो गई थी। वो सीधा वहां से एक बेस में चली गई जो उसने पहले बनाया था, जिसे अब स्टीफन मैनेज कर रहा था। ईशानी की आंखें इस वक्त गहरी थी, उसकी ऑरा बहुत भयानक हो गया था। सब उसे ग्रिट कर रहे थे। कुछ ही मेंबर इस वक्त बेस पर मौजूद थे। बाकी सब तो पहले ही मोक्ष को ढूंढने के लिए चले गए थे। अब आगे ईशानी ने कुछ नहीं कहा, वो सीधा अंदर चली गई। सबको पता चल गया था कि उनकी बॉस बहुत खराब मूड में है। ऑफ कोर्स जब उनके पति नहीं मिल रहे हैं तो वो गुस्सा तो होंगे ही ना। वो सब भी उनके पीछे पीछे चले गए। डैनी आपने मोम के साथ चल रहा था। उनके पीछे दो और रॉबर्ट थे जो एडवांस थे। ईशानी अंदर जाकर लोकेशन चेक करने लगी। इंडिया से तो नहीं हो रहा था, पर यहाँ से तो ट्रैक हो सकता था ना। उसने जल्दी से मोक्ष की वॉच की लोकेशन को ट्रैक किया। उसी आइलैंड में दिखा रहा था जहां ब्लास्ट हुआ था। ये देखकर ईशानी ने मुठिया कस ली। अगर किसी और जगह शो हो रहा होता तो ईशानी समझ जाती कि मोक्ष कहीं और है, पर ये मोक्ष की वॉच का लोकेशन बस उसी जगह ही दिखा रहा था। चलो उस आइलैंड पर। ईशानी वहां नहीं रुकी, वो वहां से उस आइलैंड के लिए निकल गई। वहीं स्टीफन और बाकी सब अभी तक उस आइलैंड पर ही थे। संजय जी इस वक्त बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भतीजे को कहाँ ढूंढे। स्टीफन तो अपनी बॉस के बारे में सोचकर ही डरा हुआ था। ऊपर से उसे मोक्ष के लिए भी चिंता हो रही थी। अगर वो नहीं मिले तो पक्का आज उसकी बॉस यहीं इसी सुनसान आइलैंड पर उसकी कब्र बना देगी, जहां उनकी कब्र पर फूलों की माला चढ़ाने वाला भी कोई नहीं होगा। फिर उसकी प्यारी बीबी रैनी का क्या होगा? वो तो भारी जवानी में ही विडो हो जाएगी। उसने जल्दी से सिर झटक दिया। ये वो क्या सोच रहा है? उसकी बॉस के पति ब्लैक डेथ है, उन्हें मारना आसान थोड़ी ना है। तभी उसे मैसेज मिला कि बॉस यहां पहुंच गई है, तो वो किनारे की तरफ भागा। ईशानी अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए शिप से बाहर आई। संजय जी भी ईशानी को देखने के लिए आ गए। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उनकी बहू मोक्ष को ना पाकर रोने लग जाए तो वो उसे संभल लेंगे। तभी एक बच्चा और दो उस बच्चे से थोड़े बड़े लड़के और लड़की सीधा हवा से उतरे। ये देखकर मोक्ष के और संजय जी के लोग हैरान हो गए। ये कौन है? ये तीनों बच्चे ही है या कोई स्पाइडरमैन सुपरमैन है? मोक्ष के जर्मनी के लोग संजय जी के साथ रहते थे। वो इंडिया नहीं जाते थे, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि उनकी लेडी बॉस रॉबर्ट भी बना सकती है। उन्हें तो सिर्फ इतना पता था कि उनकी लेडी बॉस एक ब्रिलियंट डॉक्टर ईशा है। पर ईशानी के सभी लोग जानते थे कि उनकी बॉस कितनी केपेबल है। कुछ लोग डैनी को भी अच्छे से जानते थे, क्योंकि पहले डैनी हमेशा उनकी बॉस के साथ रहता था और उनकी बॉस को मोम मोम की कर बुलाता था, क्योंकि उनकी बॉस ने डैनी को सबसे एडवांस और पहले बनाया था। और वो सभी स्मार्ट फीचर्स उनके अंदर थे जो एक रियल ह्यूमन में होना चाहिए। जैसे ही डैनी ने स्टीफन को देखा, उसका गुस्सा फुट पड़ा, क्योंकि उसकी मोम गुस्से में थी और उदास थी, तो उसे भी बुरा लग रहा था। तुम कर क्या रहे थे? मेरे डैडी का लोकेशन यही शो कर रहा है, तो तुम लोग अभी तक उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पाए? क्या तुम लोग कामचोर हो गए हो? उन तीनों रॉबर्ट में से सबने एरिया को स्कैन किया। वहीं संजय जी थोड़ा हैरान थे, ये इतना बड़ा बच्चा कौन है? तभी उन्हें याद आया, मोक्ष ने उन्हें एक बार डैनी के बारे में बता था, जो एक छोटा रॉबर्ट है जिसे उनकी बहू ने बनाया था, जो ईशानी को मोम और मोक्ष को डैड कहता था। तो ये बच्चा नहीं बल्कि एक एडवांस रोबोट है। बड़े बॉस, ये हमारे बॉस की इतने बड़े बेटे कहाँ से आ गए? उनका तो एक छोटा बेटा और एक छोटी बेटी है ना। संजय जी सिर हिलाकर बोले, ये कोई इंसान नहीं बल्कि सब एडवांस रॉबर्ट है। वहीं स्टीफन अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था। सॉरी बॉस, मिस्टर राजवंश, आपके पति कब इस आइलैंड में आग और हमें पता नहीं चला। और जब तक हम सब आए तब यहाँ ब्लास्ट हो चुका था। अच्छा, तो क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो तुम अपना सिर रेडी रखना? बॉस प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप तो हमारी प्यारी और अच्छी बॉस हो ना। आप थोड़ा रैनी के बारे में तो सोच कर देखिए, वो आपसे कितना प्यार करती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो आप कैसे उसे जवाब देंगी? वहीं संजय जी की होंठों पर स्माइल आ गई। भला उनका शेर बेटा कोई शेरनी ही चुनेगा ना।
और उनकी बहू सच में एक शेरनी थी, बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी और ऑरा बहुत डोमिनेटिंग था। वहीं मोक्ष के आदमी भी अपनी लेडी बॉस की बातें सुन मार हैरान थे। क्या तुम रैनी के नाम से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? मैं उसके लिए एक दूसरा पति ढूंढ दूंगा, ये कैसा रहेगा? नहीं नहीं बॉस, प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो मेरी जान है। आपने ही तो हम दोनों की शादी करवाई थी, और अब आप खुद ही तोड़ना चाहती हो। स्टीफन की नाटक देखकर ईशानी ने सिर हिला दिया। उसे पता था कि इसमें स्टीफन की कोई गलती नहीं थी। वो डैनी को देखकर बोली, डैनी, माइक्रोबोट्स को पूरे आइलैंड पर फैला दो। इस आइलैंड का हर कोना मुझे मेरी स्क्रीन पर चाहिए। ये आइलैंड बहुत ज्यादा बड़ा था, यहाँ घना जंगल भी था, जहाँ कई जनजाति रहते होंगे और जानवर भी। इसलिए कोई भी ज्यादा अंदर नहीं जा पाया था। सबने बस 10 किलोमीटर कवर किया था। यहाँ सिर्फ चलते हुए ही जा सकते थे, इसलिए ढूंढने में लेट हो रहा था। और ईशानी अब और देर नहीं करना चाहती थी। वो जल्द से जल्द अपने हब्बी को सही सलामत देखना चाहती थी। ओके मोम, इतना कहकर डैनी ने अपने हाथ से बॉटम प्रेस किया, तो एक हाथ की इशारे से छोटे छोटे माइक्रो रॉबर्ट बाहर आ गए। बाकी दोनों ने भी यही किया। उनके हाथ में उन माइक्रो रॉबर्ट्स का कंट्रोल था। हजारों माइक्रो बोट्स किसी छोटे मधुमक्खी की तरह निकले और चारों तरफ फैल गए। ये देखकर सब हैरान हो गए। तभी संजय जी, जो थोड़ी दूरी पर खड़े थे, वो ईशानी के पास आ गए। अब जाकर ईशानी ने उन्हें नोटिस किया। अब तक उसने ठीक से उन्हें नहीं देखा था। संजय जी ईशानी के पास आए और उसकी सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा चिंता मत करो, मोक्ष बेटा मिल जाएगा। ईशानी कंफ्यूज हो गई, पर उसे ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लगा। वहीं संजय जी के होश आया कि वो क्या कर रहे थे। ईशानी उन्हें जानती नहीं है। भले ही वो ईशानी को जानते हैं, पर मोक्ष ने तो ईशानी को उनके बारे में कुछ नहीं बताया होगा। तो ऐसे अचानक और वो उसके सिर पर हाथ रखेंगे तो शायद उसे अच्छा ना लगे। ये सोचकर उन्होंने जल्दी से उसके सिर से अपना हाथ हटा दिया और बोले, बेटा तुम मुझे नहीं जानती हो, है ना? ईशानी ने उन्हें अच्छे से देखा, फिर ना में सिर हिला दिया। वो जितना उन्हें करीब से देख रही थी, उतना ही उसे ये इंसान जैकी डे से लग रहे थे। उसे विश्वास नहीं था कि ये बस एक कोइंसिडेंस हो सकता है। दोनों की आंखें को छोड़कर बाकी सभी फीचर्स लगभग सेम है। अगर जैकी जॉनसन का बेटा नहीं है तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जैकी सामने खड़े इंसान का बेटा हो? उसे इस बारे में पता करना था पहले। संजय जी हंसते हुए बोले, मोक्ष को ही तुम्हें मेरे बारे में बताना चाहिए। पहले मोक्ष को ढूंढ लेते हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे बेटा। ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया। अभी तक माइक्रोबोट्स हवा से भी स्पीड से आगे जा रहे थे और नीचे स्कैन कर रहे थे। ईशानी उनकी सिस्टम पर लगे मिनी कैमरा से सभी एरिया को देख रही थी। डैनी और बाकी दोनों एडवांस रॉबर्ट भी अपने काम में लग गए थे। थोड़ी देर बाद ईशानी को स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया। ये एक जनजाति का कबीला था। वहां पर उसे मोक्ष का कोड दिखाई दे रहा था। तभी वो डैनी से कनेक्ट करके बोली, रॉबर्ट को कंट्रोल करो, उसे नीचे जाकर जूम करने को बोलो और बाकी सभी माइक्रोबोट्स को कंट्रोल करके इस लोकेशन पर भेजो। ईशानी ने गहरी सांस लिया। ये जगह यहाँ से 16 किलोमीटर दूर शो हो रहा है। रुकिए मोम, मैं आपको ले चलता हूँ, डैनी बोला और ईशानी को लेकर हवा में चला गया। बाकी सब तो एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। क्या ये रॉबर्ट किसी को लेकर हवा में भी उड़ सकता है? अगर सबके पास एक एक ऐसा रॉबर्ट हो तो कितना अच्छा रहेगा। फ्लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तब ऐसे ही वो तुम्हें हवा में उड़ाकर ले जाएगा। संजय जी बोले, मैं घर जाकर अपनी बहू से ऐसे एक दो रॉबर्ट मांग लूंगा, ये अच्छा रहेगा। फिर वो सब भी उस लोकेशन की तरफ बढ़ गए। ईशानी और डैनी कुछ ही मिनट में वहां पहुंच गए थे। वहां पर कुछ जंगली जानवर भी थे। ईशानी को जानवरों से बात करना और कंट्रोल करना अच्छे से आता था। उसने वहां पर ज्यादातर जानवरों को आंखों से ही हिप्नोटाइज करके कंट्रोल कर लिया, ताकि पीछे जो लोग आ रहे हैं, ये सब जानवर उन पर अटैक ना कर दे। फिर वो आगे बढ़ गई। उसने मोक्ष के कोट को उठा लिया जिस पर खून की दाग लगा हुआ था। ईशानी ने उस कोट को गले लगा लिया। पता नहीं था कि ये खुद मोक्ष की होगी या दुश्मनों की। कोट सूख गया था और अंदर की तरफ अभी भी थोड़ा भीगा था। ईशानी आगे चली गई। थोड़े आगे जाने के बाद वो बीच में रुक गई और नीचे झुक गई। तभी एक एरो उसके ऊपर से गुजर गया।
ये देखकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। डैनी और बाकी दो रॉबर्ट्स ईशानी के पास आ गए। ईशानी समझ गई थी कि ये एडबासियों का इलाका है, तभी कई सारे तीर उनकी तरफ चलने लगे। पर एक भी तीर ईशानी के पास नहीं आ पा रहा था। तीर उसके पास आता उससे पहले ही डैनी और बाकी दोनों रॉबर्ट उसे हटा रहे थे। भला उस तीर से उन्हें खरोच भी कैसे आ सकता था? ये देखकर सभी आदिवासी हैरान रह गए। वो सब जल्दी से सामने आ गए और उन चारों इंसानों को घूरने लगे। साथ में बच्चों को देखकर वो अब और तीर नहीं चला रहे थे। फिर वो उन चारों को देखकर कुछ अजीब सी भाषा में बात करने लगे। ईशानी को अब थोड़ा थोड़ा उनकी भाषा समझ आ रहा था। उसने पहले ये लैंग्वेज सीखा था जब वो जंगल के बीच अपनी बेस बना रही थी। ईशानी भी आगे बढ़ी। ये देखकर वो सब सतर्क हो गए और उसकी तरफ तीर चलाने के लिए रेडी थे। तभी ईश्वनी ने धीरे से उनकी भाषा में बोला, देखिए हम यहाँ आप सबको कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आए हैं। उसकी भाषा सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे। ईशानी ने मोक्ष का कोट दिखाया और बोला, मेरे पति घायल होकर यहाँ आ गए थे। मैं उन्हें ढूंढने आया हूँ। ये सुनकर वो सब शांत हो गए। उनमें से एक लड़का आगे आकर आदिवासी भाषा में बोला, कल हमारे काबिले वालों को एक आदमी मिला था, उसके साथ एक लड़का भी था जो ठीक था। जो थोड़ा घायल था, वो लोग उसे अंदर काबिले में ले गए थे। वो लड़का भी अंदर है, उसे बांध कर रखा गया है। अब ये सुनकर ईशानी को थोड़ी राहत मिली। ईशानी उनके साथ चली गई। डैनी भी उनके साथ ही चला गया। बाकी दोनों को ईशानी ने वहीं रहने को बोल दिया ताकि पीछे जो लोग बाद में आए ये दोनों उनकी मदद कर सके। थोड़ी देर में ईशानी और डैनी काबिले में पहुंच गए थे, तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आई। बोस आप आ गई बोस, मुझे बचाए, मैं वहां पेड़ से बंधा खुद पेड़ बन गया हूं। ईशानी ने आवाज की दिशा में देखा तो एक लड़के को पेड़ में बांध कर रखा गया था। उस लड़के का मुंह फूला हुआ था। ठीक से देखने पर ईशानी पहचान गई कि ये किशन है। ये भी जैकी के साथ पहले एक आश्रम में था। जैकी को फॉलो करके उसने भी ईशानी की गैंग को ज्वाइन कर लिया था और 2 सालों से वो यहीं जर्मनी में रह रहा था ताकि वो एक जर्मन लड़की को पटाकर यहाँ सेटल हो सके। किशन रोते हुए बोला, बोस इन लोगों ने कल से मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। ऊपर से ये लोग आपके पति हमारे बिग बॉस को भी अंदर ले गए हैं। मैं कब से कह रहा हूँ मुझे बॉस से मिलना है, पर कोई भी मेरे बात नहीं सुन रहा है। यहाँ मच्छर ने मेरा सारा खून चूस लिया है।